नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी दोस्त आसाम स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम पिछले साल से और अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ है यानी कि 2021 का, उसको भी यहाँ पर रखकर एक प्रीलिम्स का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई एग्जाम देते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है हमारे पास उस एग्जाम को देने के लिए एक गाइडेंस हो, प्रॉपर हमारे पास डायरेक्शन हो। और डायरेक्शन किसी भी एग्जाम में ढूंढी जाती है सही आंकड़ों की मदद से, यानी कि हमारे पास सही डेटा और सही आंकड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस लेकर आए हैं, जिसके अंदर देखेंगे कि भाई पिछले सालों से कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि अपनी स्ट्रैटेजी हम सही से डेवलप कर सकें। और एक स्ट्रैटेजी डेटा का ही गेम है। करेक्ट डेटा जब भी करेक्ट डेटा अगर आपके पास होगा तो करेक्ट स्ट्रैटेजी आप बना पाएंगे, और बिल्कुल पिन पॉइंटेड, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है और कम टाइम में एफिशिएंट तरीके से तैयारी करनी है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना। यानी कि हमें यह भी पता होना चाहिए कहां पर फोकस करना है और कौन सी चीजें ऐसी है जिसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर में कम रख सकते हैं, पीछे रख सकते हैं। प्रायोरिटी डिसाइड करने में डेटा का इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी आपको समझ आएगा जब हम पूरा एनालिसिस करके देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो सकता है, ठीक है। वरना तो हमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लगने लग जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये ट्रेंड एनालिसिस है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आसाम का जो 2022 का पेपर है उसका प्रीलिम्स होना है। इस एग्जाम को कहा जाता है, इस एग्जाम को कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिम्स जो एग्जाम है इसको CCE एग्जाम कहा जाता है। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसको कहा जाता है, CCE। और ये जो है प्रीलिम्स, इसका जो लेटेस्ट है वो 2022 का होना है। कब होना है? 26 मार्च 2023 को ये एग्जाम होगा। क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं इसकी एप्लीकेशन जारी की गई थी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, लेकिन फिर उसको रोक दिया गया कुछ समय बाद, फिर चालू किया गया। और डेट पहले नहीं बताई गई थी, बाद में डेट भी रिलीज की गई और 26 मार्च को ये एग्जाम होना है। तो टाइम कम है, हमारे पास सब्जेक्ट्स का प्रायोरिटी ऑर्डर होना ज़रूरी है। तो एनालिसिस पे बने रहेंगे, और लेकिन वीडियो को सबसे पहले लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप आसाम स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और इस चैनल पर आ गए हैं, वीडियो पर आ गए हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ PCS सभी स्टेट को कवर करता है सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने के लिए। तो आप भी बिल्कुल इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तुरंत। जैसा कि जानते हैं कि ये एग्जाम जो है ये 3 स्टेजेस में होता है। पहले होता है प्रीलिम्स एग्जाम, उसके बाद होता है मेंस का एग्जाम, और उसके बाद इंटरव्यू। यानी कि 3 स्टेज जैसे कि UPSC के अंदर होती है। और पहले क्या होता था दोस्तों, 2019 से पहले इस एग्जाम के अंदर जो प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रिलिमिनरी एग्जाम है, क्योंकि आज हमारा फोकस प्रिलिमिनरी एग्जाम पर है, मेंस को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम पर हमारा फोकस है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम 2019 से पहले जो हुआ करता था, उसमें एक ही एग्जाम के अंदर आप देखेंगे कि जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आते थे। जनरल स्टडीज माने पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। तो 2019 से पहले एक ही एग्जाम के अंदर जनरल स्टडीज के क्वेश्चन भी होते थे, और उसी एग्जाम के अंदर मेंटल एबिलिटी और जनरल एबिलिटी इनके भी क्वेश्चन हुआ करते थे। यानी कि थोड़े बहुत रीजनिंग और थोड़े एप्टीट्यूड, थोड़ी सी मैथ्स और इस टाइप के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन हुआ करते थे, और 100 क्वेश्चंस आया करते थे। तो 2018 तक ये ट्रेंड रहा। 2019 में अमेंडमेंट करके इसको बदलाव किया गया, पैटर्न में कुछ प्रक्रिया में बदलाव किया गया, और जिसका असर हमें जो प्रिलिमिनरी स्टेज है उस पर भी दिखता है। और अच्छी बात यह है दोस्तों, 2019 के बाद से जो पैटर्न है वो पूरा UPSC जैसा हो गया है, और इससे उन सभी दोस्तों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो भी दोस्त, चाहे वो, अब आप देखेंगे कई सारे स्टेट्स में हुआ है कि सिविल सर्विसेज के पैटर्न पर ले आए हैं स्टेट सर्विसेज को भी। तो आसाम में भी ये पैटर्न देखा गया, UPSC के जैसा पैटर्न सिविल सर्विसेज जो आसाम का है उसमें भी पैटर्न ये मिला कि प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है इसको अब 2 फेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, उसी तरह से जैसे UPSC का प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है। तो पहला जो 2019 में, याद रखेंगे, लेटेस्ट ये अमेंडमेंट्स हुई थी, और उसके बाद से यहाँ पर इसी आधार पर ये पेपर कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो पेपर 1 जो होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम का, उसके अंदर GS पूछी जाती है। GS का सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे पहले
क्वेश्चन कितने होते हैं? तो जीएस का जो पेपर 1 होता है उसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 200 नंबर का ये पेपर होता है, लगभग यूपीएससी जैसा ही इसका पैटर्न कर दिया गया है। उसमें अगर आप देखेंगे तो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स आपको दिखेंगे, कहने का मतलब है करंट अफेयर, ठीक है। और हिस्ट्री मिलेगी आपको, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, नेशनल मूवमेंट की बात कर रहा है, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, यानी ज्योग्राफी, पॉलिटी के बारे में, इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट्स, इसके अंदर आपको स्कीम्स भी कवर कर लेता है, ठीक है, पॉवर्टी इंक्लूजन, इससे जुड़ी हुई स्कीम्स भी करंट अफेयर से लिंक करके पूछ लेता है, ठीक है। तो कई बार आप देखेंगे जब हम टॉपिक का ब्रेकडाउन करते हैं एनालिसिस करते वक्त, कुछ टॉपिक्स में कंफ्यूजन होती है, इसको करंट अफेयर में रखें, इसको स्टैटिक में रखें, तो उससे आप घबराइएगा मत। कहीं कहीं पर अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और वीडियो को देखें, किसी वेबसाइट पर जाएं, तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हों, क्योंकि कोई भी जो टॉपिक है उसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करके आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको रखना होगा। हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन हो और वो मान लीजिए आसाम की जो फ्रीडम मूवमेंट है उससे रिलेटेड हो, अब आप उसको आसाम स्पेसिफिक में रखेंगे या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में रखेंगे, तो इस टाइप से कुछ कैटेगराइजेशन में ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मोटी मोटी बातें सेम रहती हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, पॉलिटी हो गया और जनरल इश्यूज पे हो गया, एनवायरनमेंट और जनरल साइंस हो गया। साथ ही में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है, जो ध्यान रखनी है, वो ये कि यहां पर आप साफ साफ लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ कड़े शब्दों में लिखा है कि 30 से 35% यानी कि 100 में से या तो 30 या फिर 35 इनके बीच की रेंज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे पेपर 1 में जो कि आसाम से रिलेटेड होंगे। अब दोस्तों देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि कमीशन ने ये आपको स्पेसिफिकली बता रखा है कि भाई इतने क्वेश्चन तो होंगे, तो आपके दिमाग में एक बाउंड्री तो सेट हो जाएगी कि आसाम से वेटेज कितनी है। 30 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन अगर आसाम से आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आसाम को भी फोकस करना। जब भी ज्योग्राफी पढ़ें, जब भी पॉलिटी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, हमें आसाम को ध्यान में रखना होगा। करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आसाम को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर एक चीज़ आसान ये हो गई है कि एटलीस्ट हमें पता चल गया है कि आसाम स्पेसिफिक चीज़ों की वेटेज क्या है। तो 30-35 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छी बात है, कैटेगराइजेशन में यहीं पर साफ साफ बताया हुआ है। यानी कि अब आप कुछ भी कर लें, 30 से कम क्वेश्चन या अगर वर्स्ट केस भी होगा तो 26-27 क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे कम आसाम स्पेसिफिक नहीं आएंगे। इतनी तो वैल्यू और इतनी वेटेज आसाम को मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा पेपर बिल्कुल जैसे जैसे यूपीएससी का सीसैट का पेपर होता है एप्टीट्यूड का, उसी तरह से इसमें भी दूसरा पेपर वैसा ही है। और और अच्छी बात है, बिल्कुल जैसे सीसैट यूपीएससी का होता है 80 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी वैसा ही पैटर्न आपको कुछ देखने को मिलेगा। कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, वही एप्टीट्यूड, थोड़ा क्वांटिटेटिव, थोड़ा रीजनिंग टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल अब आपने देख लिया पैटर्न क्या होता है। 2021 के पेपर की बात की जाए, 2021 जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, क्योंकि अब जो 2023 में जो पेपर होगा दोस्तों वो 2022 का पेपर है, ठीक है। 2023 में जो 26 मार्च को है वो 2022 का पेपर है। तो लेटेस्ट हमारे पास जो आंकड़े हैं वो कौन से हैं, वो 2021 के पेपर के हैं। और अगर इसमें आप देखेंगे हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे गए। अब यहां पर जब हिस्ट्री लिखा है तो यहां पर आप अज्यूम करके चलेंगे कि 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्यों? कैटेगराइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज पूरी तरह से, कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूरी तरह से ये हम उनको डिमार्केट नहीं कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में जाएंगे, तो लेकिन 99% चांस है कि कैटेगराइजेशन आपको ऐसा ही मिलेगा। हिस्ट्री के लगभग 10 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के लगभग 8 क्वेश्चन थे, साइंस के लगभग 10 क्वेश्चन थे, और इकोनॉमी के 7, एनवायरमेंट के 8, पॉलिटी के, करंट अफेयर आसाम, ये आंकड़े आपके सामने हैं। अब आप कहेंगे ठीक है, अब इसका करें क्या, इन आंकड़ों का करना क्या है? तो इसमें सबसे पहली चीज आपको ये पता है, आपको एक सबसे स्पेसिफिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पहले ही से ही पता है कि भाई आसाम स्पेसिफिक जो चीजें हैं उसकी वेटेज 30 से 35% तो रहेगी। ये तो आपको पहले ही पता था। तो एक चीज तो प्रायोरिटी एक तो यही सेट हो गई कि भाई आसाम की इतनी है। तो और वर्स्ट केस में हमने क्या बोला कि 25, 26, 27 तक चला जाएगा, 30 से कम भी जाएगा तो 25, 26, 27 तक चला जाएगा। और आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आए हैं आसाम स्पेसिफिक, 26 क्वेश्चन। तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्लियर है, आसाम को ध्यान में रखना है, आसाम की चीजों को वेटेज देनी है, प्रायोरिटी देनी है। यहां पर भी आप देखेंगे 26 के करीब क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
हो सकता है एक आधे क्वेश्चन यहाँ पर हिस्ट्री में डाल दिए हों, आसाम स्पेसिफिक हो, लेकिन वो डाल दिया हो कहाँ पर, यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में डाल दिया हो, तो उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। मेडिवल हिस्ट्री की अगर बात करें तो क्या पता अहोम साम्राज्य का कोई क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री में डाल दिया हो। तो ठीक है, यहाँ पर मोटा मोटा हमें इतना पता है 25 के आसपास क्वेश्चन आसाम के आएंगे, प्रायोरिटी क्लियर है। ट्रेंड समझने के लिए दूसरी चीज हम देखेंगे, एक रूल याद रखेंगे, एक रूल याद रखेंगे। सबसे पहले उन क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले हम जो देखेंगे, सबसे पहले उन क्वेश्चन को देखेंगे जो है डबल डिजिट में, जो है डबल डिजिट में। सिंगल डिजिट वालों पे फोकस नहीं करेंगे। तो अब दूसरा रूल हमारा है डबल डिजिट पे। तो डबल डिजिट पे अगर देखेंगे, डबल डिजिट में हमें हिस्ट्री भी दिखता है, डबल डिजिट में हमें साइंस दिखता है, डबल डिजिट में हमें पॉलिटी और करंट अफेयर्स दिख रहा है। असम तो क्लियर कट प्रायोरिटी थी, उसको साइड में निकाल दिया, इंपॉर्टेंट है। डबल डिजिट में आप देखें तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री जो है, ये सारे अब जो है, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप यूपीएससी की तैयारी करें, आपको उन सब में कॉमन मिलेंगे, ठीक है। और अगर यहां पर आप डबल डिजिट को देखें तो प्रायोरिटी साफ पता चल जाती है कि डबल डिजिट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब सवाल ये उठता है, क्या जो डबल डिजिट वाले, ये 2021 में डबल डिजिट है, हो सकता है 2019 में सिंगल डिजिट हो सकता है 2017 में सिंगल डिजिट हो, तो क्या ये हम देख सकते हैं कि अगर लास्ट ईयर डबल डिजिट है तो इस बार भी डबल डिजिट पूछेगा। तो उसके लिए तीसरा रूल याद रखना है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, तो सबसे पहले देखना है कि भाई डबल डिजिट कौन सा आ रहा है, और उसमें भी ये देखना है कि जो टॉपिक कंसिस्टेंटली डबल डिजिट में आ रहा है फिर वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि इस टेबल को अगर आप देखेंगे, इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो 16, 17, 18, 20, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो जनरल एबिलिटी के 7, 3, 10 के करीब क्वेश्चन आए थे, यानी कि जनरल एबिलिटी के काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते थे। हालांकि एक ही पेपर में पूछता था लेकिन कम पूछे जाते थे। और 2019 के बाद हटा दिया, तो देखिए 2020 में पूछे नहीं गए हैं। तो 2019 के बाद जो एग्जाम हुआ है उसमें जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि अब यहां पर डबल डिजिट वाले लोगों को देखेंगे, ठीक है। डबल डिजिट वाले लोगों को अगर देखें, सब्जेक्ट्स को देखें, तो हम अगर देखें सबसे पहले करंट अफेयर को शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करंट अफेयर डबल डिजिट में है पिछले साल, ठीक है। अब हमें यह चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट रहा है या नहीं रहा। करंट अफेयर को देखेंगे 28, 18, 19, 18, बिल्कुल 100% कंसिस्टेंसी है। पिछले 4-5 साल में करंट अफेयर की कंसिस्टेंसी 100% है। डबल डिजिट की जहां तक बात है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो डबल डिजिट, दूसरा कंसिस्टेंट, तो करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर अब हम यहां पर देखेंगे 2022 के लिए करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट उठाएं, उसके बाद उठाते हैं करंट अफेयर के बाद 13 नंबर यानी कि पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी को अगर यहां पर देखें, पॉलिटी कहां पर है, यहां पर है पॉलिटी। पॉलिटी के 16, 18, 11 और 13, पॉलिटी भी 100% कंसिस्टेंसी रेट शो कर रही है। तो पॉलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आसाम वाला स्पेसिफिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आसाम वाला है, करंट अफेयर पोर्शन है। और पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पॉलिटी दोस्तों आसान भी रहती है, क्यों? क्योंकि इसको अगर पढ़ते हैं तो आउटपुट आता है, और ये यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा वेटेज गेन करती है। और अगर आप यूपीएससी को भी टारगेट कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे, तो आप अगर अपने स्टेट के लिए पढ़ेंगे पॉलिटी ध्यान से, तो सेम किताबें वही होती हैं, तो आप यूपीएससी के लिए भी आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो पॉलिटी यूपीएससी में भी कंसिस्टेंट रहता है, और खासियत पॉलिटी की ये है कि वो आसाम वाले में भी, स्टेट पीएससी में भी कंसिस्टेंसी लगातार शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर पॉलिटी के बाद जो दूसरा डबल डिजिट वाला सब्जेक्ट है उसको देखते हैं, साइंस को देखेंगे और हिस्ट्री को। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री को, ठीक है। हिस्ट्री को अगर देखेंगे, हिस्ट्री डबल डिजिट है, डबल डिजिट है, डबल डिजिट, 2020 में सिंगल डिजिट, हम इसको एक एक्सेप्शनल केस मान सकते हैं। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हिस्ट्री, आप हिस्ट्री को इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन एक बार उसने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई है तो इंपॉर्टेंट तो है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो बस एक बार हम मान सकते हैं कि कोई एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, एक एक्सेप्शनल केस है। क्यों? क्योंकि दोबारा अगर आप देखेंगे 2021 में फिर से डबल डिजिट में
आ गया है, ठीक है, दोबारा से फिर से डबल डिजिट में आ गया है। तो हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, ठीक है, हिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब यहां पर देखें ज्योग्राफी और साइंस और एनवायरनमेंट। तो अब अगर साइंस को देखें, साइंस भी डबल डिजिट में था। यहां पर साइंस का अगर देखें कि क्या साइंस का कैसा चाल चलन रहा है, तो साइंस के अगर हम देखें, साइंस एंड टेक यहां पर आपको दिखेगा, ठीक है, साइंस एंड टेक में सिंगल 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 2020 में आके डबल डिजिट होता है, ठीक है, और फिर 2021 में भी डबल डिजिट होता है। और दोस्तों ये पैटर्न आपको यूपीएससी में भी दिखेगा, ठीक है, यूपीएससी में भी आपको ये पैटर्न दिखेगा कि साइंस के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं साइंस एंड टेक के यूपीएससी में भी। और मुझे लग रहा है कि सेम पैटर्न ये यहां पर भी फॉलो करने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या करता है कि यहां से थोड़ी सी बाकी सब्जेक्ट से थोड़ी वेटेज कम करके साइंस में थोड़ा सा अच्छा सा और पूछ रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी फिर से, यानी कि 2021 में भी साइंस डबल डिजिट में रही और 2020 में भी साइंस डबल डिजिट में रही, ठीक है, 2020 में भी साइंस जो है डबल डिजिट में रही, ठीक है, 2020 में भी साइंस जो है डबल डिजिट में रही। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है आसाम वाला है, पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर प्रायोरिटी ऑर्डर में हम साइंस को रख सकते हैं क्योंकि अब वो इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ठीक है, अब वो इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर में साइंस को रखेंगे, ठीक है, हिस्ट्री को इससे पहले रखेंगे, हिस्ट्री को पहले रखेंगे, साइंस को फिर उसके बाद रखेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर जब बनाएंगे, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर जब बनाएंगे। इसके बाद अगर देखें बचता है ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट। तो ज्योग्राफी को देखते हैं पहले, ठीक है, ज्योग्राफी को अगर देखें, ज्योग्राफी को, तो ज्योग्राफी लगभग अगर आप देखें कभी सिंगल कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल, ठीक है, डबल के बाद फिर आता है ज्योग्राफी, फिर से सिंगल। तो ज्योग्राफी जो है ऐसा साइक्लिक ट्रेंड शो कर रहा है कि एक साल डबल डिजिट में आता है, दूसरी साल ज्यादा बढ़ के आता है। तो पैटर्न को अगर देखें तो ज्योग्राफी की वेटेज बढ़नी चाहिए। तो यहां पर ज्योग्राफी की जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे अनुमान के आधार पर, हमारी अजम्पशन के आधार पर बढ़ सकती है। तो इसलिए ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन उसको प्रायोरिटी किसको देंगे, साइंस एंड टेक के बाद आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस एंड टेक लगभग कंसिस्टेंट है 2 साल से एटलीस्ट, लेकिन ज्योग्राफी का साइक्लिक पैटर्न है, तो हो सकता है इस बार पूछ भी सकता है डबल डिजिट में या फिर नहीं भी पूछ सकता। तो साइंस एंड टेक के बाद ज्योग्राफी को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, साइंस एंड टेक के बाद ज्योग्राफी को प्रायोरिटी देंगे। इकोनॉमी के हाल देखते हैं क्या है, सिंगल डिजिट में पूछता है लास्ट ईयर। इकोनॉमी की अगर बात करें, डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल, और फिर अगर बात करें इस साल तो फिर से सिंगल। तो इकोनॉमी को आप थोड़ी सी और कम प्रायोरिटी पे रख सकते हैं बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले, लेकिन यहां पर जब कम प्रायोरिटी रखनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सब्जेक्ट छोड़ देना है, बिल्कुल सब्जेक्ट को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, लेकिन जब आखिरी समय पर रिवाइज करने की बात आती है तो हमें डिटेल में वो सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में, जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिनको प्रायोरिटी में हमने हाई रखा है। और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट हो जाते हैं फिर उनको रिवीजन के समय पर हमें उनके बहुत डिटेल में नहीं करना, हमें क्या करना है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके मोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, उनको रिवाइज करना है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपने प्रायोरिटी ऑर्डर में तो भले ही कम रखा हो, लेकिन आप सब्जेक्ट को इतना जरूर पढ़ के गए हैं, इतना रिवाइज जरूर करके गए हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट पर आएगा या फिर इजी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक है, इजी चीज गलत नहीं होनी चाहिए, इतना जरूर पढ़ के जाएंगे। हाँ, कोई बहुत मुश्किल आया तो वो सबके लिए मुश्किल होगा, ठीक है, और ट्रेंड हमने देखा तो अगर एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा आ गए इकोनॉमी की क्वेश्चन तो बात अलग है, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से हमने देखा कि हम इसको थोड़ा सा डाउन साइड पे रखकर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, बेसिक चीजें अच्छे से रिवाइज करके, ठीक है, चलिए। और उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है, एनवायरनमेंट। तो अगर यहाँ पर देखें, ज्योग्राफी के साथ ही एनवायरनमेंट को क्लब किया गया है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन दोस्तों एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट को वैसे भी पढ़ना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग आपसे यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो एनवायरनमेंट यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एनवायरनमेंट एक अच्छा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी को समझना है तो एनवायरनमेंट को एक साथ पढ़ना होगा। तो इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर अगर क्लब कर दें 8 और 8 तो डबल डिजिट में फिर ये बन जाता है। तो डबल डिजिट में अगर आप एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी को क्लब कर दें तो फिर ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर अगर बात करें 2023-22 2022 का जो नेक्स्ट एग्जाम होना है 26
मार्च को। अब इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? तो सबसे पहले सिंपल स्ट्रेटेजी, आसाम वाली चीजें नहीं छोड़नी है, बिल्कुल नहीं छोड़नी, क्योंकि ये तो आयोग ने ही कहा है कि भाई यहां से तो पूछूंगा, तो 25-26 तो पूछेगा सवाल, तो ये तो हमें प्रायोरिटी पे रखना है। पॉलिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, पॉलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। क्लब करके इंपॉर्टेंस अगर फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब जब क्लब कर देते हैं ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट को क्लब कर देंगे तो फिर इसको बहुत इंपॉर्टेंस मिल जाती है, फिर ये डबल डिजिट में पहुंच जाएगा। तो हमें आसाम को याद रखना है, पॉलिटी को याद रखना है, ठीक है, और साथ ही में फिर हमें हिस्ट्री, हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस देनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस यहाँ पर देनी है, ठीक है। और हिस्ट्री से पहले आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स को हमें देनी है। हिस्ट्री को हमें जब इंपॉर्टेंस यहाँ पर देनी है तो कैसे देनी है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है उसके अंदर इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स कौन सी थी, लीडर्स कौन से थे, किस लीडर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, इस टाइप के टॉपिक्स को ब्रेक करके आप पढ़ सकते हैं। साथ ही में आसाम स्पेसिफिक, आसाम का क्या रोल रहा है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, उस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे, फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आसाम के कौन कौन से लीडर्स शामिल थे, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर बात करें 1930 का, उसमें आसाम में वो मूवमेंट कैसे चल रही थी, कौन कौन से लीडर आसाम में मूवमेंट को चला रहे थे। जब 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात हुई, असहयोग आंदोलन की, तो आसाम में वो मूवमेंट कैसे चलाई जा रही थी, कौन कौन से लीडर मूवमेंट को चला रहे थे, कैसे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर, ये सारी चीजें मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट करके आप पूछ सकते हैं। तो आसाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटी कंसिस्टेंट है, हाईली कंसिस्टेंट, और यहां पर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट भी अगर क्लब कर देंगे कंसिस्टेंट सब्जेक्ट है। करंट अफेयर कंसिस्टेंट सब्जेक्ट है, डबल डिजिट वाले, ये सब लोग बहुत ज्यादा डबल डिजिट में पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री फिर यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद फिर आप साइंस एंड टेक को यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, साइंस एंड टेक को रख सकते हैं। और दोस्तों ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये इससे बिल्कुल भी ये नहीं समझेंगे कि कोई सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है या कोई सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पढ़ना सबको बराबर है, इंपॉर्टेंस इज्जत सभी सब्जेक्ट्स को बराबर देनी है, लेकिन जब समय कम होता है और रिवीजन का समय आता है तो प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर रिवीजन के समय पे इस्तेमाल की जाती है, पढ़ते वक्त सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि अगर इक्वल इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स में नहीं देंगे तो वो मेंस में आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, लिंकेजेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था पूरा ट्रेंड एनालिसिस। आई होप 2022 की स्ट्रेटेजी जब आप बनाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी, और आने वाले आपके बाकी एग्जाम्स में भी आप इस तरह से ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। और मुझसे आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।